एक ककड़ी कितनी ही लंबी हो गई। आई थिंक ये 1.5 फुट इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी। अब इसको काटने का टाइम आ चुका है। इसको हम खा भी सकते हैं उतार कर। और साथ में मैंने करेला भी लगाया था। ये देखिए एक करेला कितना बड़ा हो गया है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मई का ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के अंदर हम कुछ गर्मी के दिनों के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। पौधों की मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे मुरझा भी जाते हैं। मैं वेजिटेबल गार्डन से अब शिफ्ट हो रहा हूँ हाउस प्लांट के ऊपर। वेजिटेबल गार्डनिंग भी होती रहेगी, जिस तरह मिर्ची, टमाटर, इस तरह की सब्ज़ी हमारे किचन में डेली बेस पर यूज़ होती हैं। तो आजकल गर्मी के दिन आ चुके हैं और टमाटर अब नहीं उगा सकते। अगर आप टमाटर की सीडलिंग करते हैं, पौधे बड़े होंगे और उसके बाद में वो गर्मी लगने की वजह से बर्न हो जाएंगे। इसलिए अभी आप सीडलिंग मत कीजिएगा। सीडलिंग करनी हो तो अगस्त के महीने से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस महीने में बारिशें होती हैं और काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। तो चलिए फिर सबसे पहले फिर अंगूर से ही शुरू करते हैं। हमारी अंगूर की बेल काफ़ी बड़ी हो गई और इसको अंगूर के गुच्छे भी लगे हुए हैं, जिनका साइज़ अब डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये अब पकने के करीब में आ जाएंगे। जून के महीने तक ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे उतारने के लिए। बहुत सारे इसमें गुच्छे लगे हुए हैं अंगूर के और अब ये पक भी रहे हैं। ये काले वाला अंगूर है लेकिन खट्टा होगा, मीठे वाला नहीं है। ये अंगूर की बेल को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते। अगर बहुत ज़्यादा बेल बड़ी हो जाए तो उसको फ्रूटिंग नहीं होती। इसलिए हर साल हमें प्रूनिंग करना पड़ती है। नवंबर या दिसंबर के महीने में इसकी खाद प्रूनिंग कर दी जाती है। और जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होता है तो उसको फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में अंगूर लगना शुरू हो जाते हैं। प्लांट की पावर जो वेस्ट हो जाती है पौधे की ब्रांचेस को बड़ा करने में, अगर हम उन ब्रांचेस को काट दें तो जो पावर उसमें स्टोर रहेगी वो फ्रूट बनाने के लिए काफ़ी रहती है। इसलिए इसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। और एक हार्ट शेप खोया वाइन भी लेकर आया हूँ, जिसका पत्ता ऐसे लगता है जिस तरह दिल हो। ये बड़े पत्ते वाली है और एक छोटे पत्ते वाली भी मेरे पास है। ये पत्ता करीब 2 साल से मेरे पास है और अब आकर इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं पत्ता ग्रोथ में आ रहा है। अब मेरी कोशिश होगी कि ऐसे प्लांट्स घर में लाऊं जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगे और जिनकी केयर भी कम करना पड़े। और एक जेड प्लांट भी लेकर आया हूँ, जिसके पत्ते थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं। अब एक प्लांट मैं ले आया हूँ, इससे मैं कितने सारे ही प्लांट बना डालूंगा। कुछ जेड प्लांट होते हैं जिनको फुल धूप अच्छी लगती है, चाहे सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो। छोटे पत्तों वाला जेड प्लांट जो कि ये रहा, इसको फुल धूप बहुत ही अच्छी लगती है और कम पानी अच्छा लगता है, तो ये ग्रोथ करता रहता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जिस तरह जेड प्लांट जिसका नाम क्राइसूला है। ये वाला प्लांट क्राइसूला है। इसको गर्मी की धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर सर्दी की धूप में रखेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी और इसके पत्तों का शेड भी बदल जाएगा। लेकिन गर्मी में काफ़ी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत भी होती है। और एक सेकुलेंट ये भी होता है जिसको क्लेंचो बोलते हैं, कोलंचोई भी बोलते हैं इसको लाल रंग के फूल लगते हैं और बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं। इसको गर्मी की धूप हो सर्दी की धूप हो हर जगह पर ये आसानी से ग्रोथ कर लेता है। और एक ये भी सेकुलेंट प्लांट है, लेकिन इसका नाम मुझे ठीक से मालूम नहीं है। इसके ऊपर पीले रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं, जो कि सर्दी में दिसंबर या जनवरी के महीने में खिलना शुरू हो जाते हैं और जून के महीने तक खिलते ही रहते हैं। ये भी सर्दी हो गर्मी हो सर्वाइव करता ही रहता है। और इसको वाइट मनी प्लांट भी बोला जाता है। ये करीब मेरे पास 1.5 साल से है। बहुत छोटा सा पौधा था और अभी भी छोटा है, लेकिन अब आकर इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। कहते हैं वाइट मार्बल प्लांट मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो बढ़ती है और इसको शेडी एरिया में ही परमानेंट रखना पड़ता है। अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये जल जाएंगे। तो अब आकर इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है और इसको मैंने कोल्ड स्टिक के साथ में सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ताकि इसके पत्ते थोड़े से बड़े साइज़ के हो सकें। और एक और ग्रीन कलर की भी मैं लेकर आया हूँ कुछ दिन पहले। ये है ग्रीन कलर का मनी प्लांट। इसके पत्ते लाइट ग्रीन ही इसी तरह रहते हैं 12 महीने। इसकी ग्रोथ भी वैसे ही बढ़ती है जिस तरह नॉर्मल मनी प्लांट की बढ़ती है, लेकिन इसको भी मैंने लकड़ी के साथ में सपोर्ट देने की कोशिश की है। मतलब एज अ कोल्ड स्टिक इस डंडे को यूज़ किया है मैंने, ताकि इसकी एरिया रूट्स इस लकड़ी के साथ में मर्ज हो जाए और पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ हो। और ये क्रिसमस कैक्टस जैसा दिखने वाला पौधा जो हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ खूबसूरत लगता है। कहते हैं इसको फूल भी लगते हैं वाइट कलर के या रेड कलर के, लेकिन अभी तक इनको कोई फूल नहीं लगा। ये है वो कटिंग जो मैंने सर्दी के दिनों में उगाई थी। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। इसका मदर प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब सर्दी के दिनों में लेकर आया था तो ये काफ़ी स्ट्रेस में था, इसकी ग्रोथ सही नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही 15 फरवरी का महीना गुजरा, गर्मी के दिन आए, तो इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, लेकिन इसको क्रिसमस कैक्टस के नाम से सेल करते हैं,
क्योंकि ये देखने पर क्रिसमस कैक्टस ही दिखता है, लेकिन ये वो है नहीं। डेली बेस पर इसको पानी का शावर करना पड़ता है ताकि इसके पत्तों के अंदर ग्रीनरी बनी रहे। ज़्यादा गर्मी की वजह से ये बर्न हो जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम पानी का शावर करना पड़ता है। और ये भी मेरी एक होया वाइन की वैरायटी है। होया वाइन की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। ये भी करीब 1.5 साल से मेरे पास है। इसकी बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई और 99% में फेल हुआ, क्योंकि यहाँ का मौसम, हमारा लाहौर का मौसम इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ध्यान रखने के बाद में इसकी कटिंग की ग्रोथ शुरू होती है। ये भी हैंगिंग पॉट के अंदर इंडोर लगा हो, जहाँ पर ब्राइट लाइट आए, सूरज की इनडायरेक्ट लाइट आए, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और लटकी लटकी सी ब्रांचेस इसकी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। और एक और नया सैकुलेंट मैं लेकर आया हूँ। ये भी एचीवेरिया की एक वैरायटी है जिसके पत्ते इस तरह खिलते हैं जिस तरह फूल छोटे छोटे से खिले हों। हर फूल एक पौधा बन सकता है। एक एक फूल को काटते जाइए और उसको गमले के अंदर लगाते जाइए तो इसकी ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, इसके लिए काफ़ी मुश्किल के दिन होंगे ये, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मैं अच्छे से हिफाजत करूँगा और शेडी एरिया में रखूँगा। पिछले साल भी मैं पौधा लेकर आया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। पिछले साल मैंने ओवर वाटरिंग इसको की, धूप में भी रखता रहा, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि इसको कैसा मौसम अच्छा लगता है। अब मुझे आइडिया हो गया है, इसलिए इसकी मैं अच्छे से केयर कर पाऊँगा। ऐसे प्लांट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं जो थोड़े से बड़े साइज़ के भी हों। ये मैच्योर प्लांट है, इसकी ब्रांच देखिए कितनी मोटी है। समझ लीजिए ये एक मदर प्लांट है। ये 1200 रुपये का मैं लेकर आया, लेकिन अब इस प्लांट से मैं कितने सारे प्लांट्स बना लूँगा ये आप भी जानते हैं। डिफिन बाकिया की ग्रोथ सर्दी के दिनों में काफ़ी थम जाती है। इसके पत्तों की ग्रोथ नहीं होती और जो पुराने पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीले होने लगते हैं और गल जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि शायद ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दी के दिनों में ये नेचुरली ऐसे ही रहते हैं। डिफिन बाकिया कहने के तो एक इंडोर प्लांट है, लेकिन सर्दी के दिनों में इसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस पौधे को कुछ हीट की ज़रूरत भी होती है। जैसे ही 15 फरवरी का महीना गुजरता है तो इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और जो पुराने पत्ते होते हैं वो भी जल्दी गलते नहीं हैं। अब ये देखिए नीचे से और भी इसके पप्स निकलना शुरू हो गए हैं, मतलब 2 पौधे और ये बन गए हैं जो बहुत जल्द मैं सेपरेट कर लूँगा। इसमें से मैंने 4 पौधे ऑलरेडी पहले निकाले और सेल आउट कर दिए। अब 2 और नए रेडी हो गए हैं। इसलिए अभी से आपको बता रहा हूँ कि सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते गल जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पर आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना और ना ही ऊपर पानी का शावर करना है। गुले दाऊदी की जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी वो सारी ही अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और कुछ दिनों के बाद मैंने न्यू कटिंग्स लगाई थी, ये भी अब ग्रोथ कर रही हैं। और साथ में वेरीगेटेड सेकुलेंट प्लांट की कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। इसका बोटैनिकल नाम कुछ और होगा जो मुझे मालूम नहीं है। वेरीगेटेड सेकुलेंट प्लांट मैंने खुद इसका नाम रखा है क्योंकि इसके वेरीगेटेड पत्ते होते हैं, मतलब 2 शेड के पत्ते। ये सर्दी हो गर्मी हो ग्रोथ करते ही रहते हैं। पिछले साल भी मैं ऐसा ही पौधा एक लेकर आया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे इसकी केयर के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इसको परमानेंट शेडी एरिया में रखें जहाँ पर थोड़ी सी धूप की रोशनी भी आती हो। अगर इसको फुल गर्मी की धूप में रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसके पत्ते पीले होकर झड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पौधा भी मर जाएगा। इसके पत्तों में से थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी निकलती है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे अच्छी नहीं लगती। जब इनके पत्तों को तोड़ा जाए या टच किया जाए तो अजीब सी खुशबू निकलती है। इस साल मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा सेकुलेंट प्लांट्स के ऊपर। बहुत सारे सेकुलेंट्स की नई नई वेराइटी लाऊं और उनको मल्टीप्लाई भी करूं, जिनमें एचीवेरिया नंबर 1 पर आती है। एचीवेरिया की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। ये अभी जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एचीवेरिया की ही वैरायटी है। और ये जो दिख रही है आपको, ये जेड प्लांट की फैमिली से है जिसको क्राइसूला भी बोलते हैं। ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। ये इतने इजी टू ग्रो होते हैं कि पत्ता भी लगा दिया जाए तो उसकी भी वहीं से रूटिंग शुरू हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इनके लिए। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ये गल जाते हैं, बहुत कम पानी दें तो ये सर्वाइव करते रहते हैं। कुछ पौधे इनमें ऐसे होते हैं जो धूप में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको शेडी एरिया अच्छा लगता है। बहुत सारी पिछले साल मैंने गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे अब सीखने को कुछ मिला और इस साल मैं अच्छे से इनकी केयर कर पाऊँगा। पहली बार में ही जो हम पौधा ले आए तो 100% श्योर नहीं होता कि वो हमसे ग्रोथ करेगा या नहीं, हमसे मल्टीप्लाई हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमें सीखने को कुछ मिलता है तो हमें समझ लगती ही जाती है। क्रीपर जानी की मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और वंडरिंग ज्यू की भी। अब कितने सारे मेरे पास पौधे रेडी हो चुके हैं, मतलब ये कंप्लीट रेडी हैं हैंग करने के लिए। क्रीपर जानी भी देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अब गर्मी के दिन आ चुके हैं। गर्मी की धूप से इसको बचाइएगा। अगर गर्मी की धूप में आप इसको बाहर रख देते हैं तो इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे और इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देनी। आज से 1.5 साल पहले मैं एक पौधा लेकर आया था इसी तरह हैंगिंग पॉट में, वो रेडी था, लेकिन मैंने उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ा दी, मतलब काफ़ी ब्रांचेस उसकी साइड से लटकना शुरू हो गई नीचे और बहुत सारी यहाँ पर भी ग्रोथ में आ गई। बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने की वजह से सूरज की रोशनी इसकी मिट्टी के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर जड़ों के करीब में नहीं जा पाती।
जिसकी वजह से वहाँ से रोटिंग शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी ब्रांच ही वो गल जाती है। इसलिए जब भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो आप गमले के साइडों से उसको काट दें और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो यहाँ से भी आप काटें, ताकि सूरज की रोशनी और हवा अंदर वाली साइड तक जा सके। और जो कटिंग आपके पास बचती है उसको आप एज आ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो एक पौधे से कितने सारे आप पौधे बना सकते हैं मेरी तरह, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैंने मनी प्लांट की कटिंग भी लगाई है। ये वही मनी प्लांट है जो नॉर्मल छोटे पत्तों वाला होता है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पॉट स्टिक के साथ लगाया था, ऊपर वाली साइड पर जो पत्ते निकले वो बड़े साइज़ के निकले, क्योंकि इसकी एरिया रूट ये देखिए किस तरह इस जूट के अंदर, बोरी के अंदर धंस रही है। तो जहाँ से रूट अंदर धंसना शुरू हो जाए तो समझ आइए उससे ऊपर जो पत्ते निकलेंगे वो बड़े साइज़ के निकलेंगे। तो बस जो एक्स्ट्रा ब्रांच भर रही थी उसको मैंने काटा और एज आ कटिंग लगा दिया। अब इसकी ग्रोथ ये देखिए, आगे से नया पत्ता तो निकला है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांच पतली होती जाएगी, जब तक कि इसको मैं किसी कोर स्टिक के साथ सपोर्ट नहीं दूंगा। वेरीगेटेड हाइड्रावाइन ये भी हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लेकिन पिछले साल मैंने काफ़ी गलतियां की जिसकी वजह से वो मर गया। लेकिन इस साल मैं गलतियां नहीं करने वाला। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको प्रॉब्लम होती है और आहिस्ता आहिस्ता पत्ते इसके गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी फ़िलहाल के लिए अभी 2 कटिंग्स ही मैंने लगाई हैं जो कि अब अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन गर्मी की धूप से इसको बचाना पड़ेगा। मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं मेंथोल प्लांट की। जिस तरह पुदीना होता है ये भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जैसे ही इसका पत्ता तोड़कर मुंह में डाला जाए तो मुंह एकदम ठंडा हो जाता है और सांस भी ठंडी ही निकलती है। और थाईलैंड की एरिसीनिया की कटिंग्स भी मैंने काफ़ी लगाई हैं और बहुत सारी मेरी कामयाबी से ग्रोथ भी कर रही हैं। ये है वो थाईलैंड की एरिसीनिया। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती है जब ये साइडों से लटकना शुरू हो जाती है, या फिर इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये यूज होती है लैंडस्केपिंग में। लैंडस्केपिंग आप कर रहे हैं ग्राउंड को कवर करने के लिए या बाड़ बनाने के लिए, ये एरिसीनिया बहुत ही काम में लाई जा सकती है। इसके नए पत्ते जो निकलते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता ये लाल रंग के होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी परमानेंट प्लांट है, सर्दी हो गर्मी हो ये ग्रोथ करता ही रहता है। कॉक्सकॉम की बहुत सारी मैंने सीडलिंग की थी और बहुत सारे पौधे सेल आउट कर दिए और कुछ अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। इस पौधे को अगर बड़े गमले के अंदर लगाया जाए तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और इसके ऊपर जो फूल खिलता है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जब ये फूल खिलने के बाद में मुरझाना शुरू हो जाए तो उनके अंदर से सीड बनना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनको मैंने ओनली 3 इंच के गमले के अंदर ही लगाया हुआ है, इसीलिए इनका साइज़ और फूलों का साइज़ भी छोटा है। और स्लोशिया की भी सीडलिंग मैंने की थी। स्लोशिया की ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन इनको भी मैंने बड़े गमले के अंदर शिफ्ट नहीं किया है। इनके ऊपर भी फूलों का एक गुच्छा लगता है जो लंबा सारा एक फूल बन जाता है और जब ये फूल ड्राई हो जाता है तो उसके अंदर से बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो हम बीज उतार कर इसको दोबारा से उगा भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए छोटे गमलों के अंदर ही काम चल रहा है। मॉर्निंग ग्लोरी की भी मैंने सीडलिंग की थी, बहुत सारे पौधे बनाए, बहुत सारे सेल आउट कर दिए। अभी भी मेरे पास काफ़ी पौधे पड़े हुए हैं जो 3 इंच गमले के अंदर ही हैं। मॉर्निंग ग्लोरी की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है और ये अपने आप को एंकर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इसके पास जो भी चीज़ आती है उसको ये अपनी लिपेट में ले लेती है। ये देखिए इसने अपनी लिपेट में ले लिया है इस ग्रिल को। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर बढ़ना शुरू हो रही है। इसको धूप अच्छी लगती है। मॉर्निंग ग्लोरी नाम इसलिए रखा गया है कि ये सुबह को टाइम जैसे ही सूरज निकल रहा हो तो इसके फूल खिल जाते हैं और जैसे ही दोपहर के बाद का टाइम हो ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं। अभी ये देखिए इसको एक फूल बड लग भी रहा है। इसको बहुत जल्दी बडिंग शुरू हो जाती है, सिर्फ इसको धूप की ज़रूरत होती है। सर्दी हो गर्मी हो ये मरती नहीं है, लेकिन सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने शरीफा की भी सीडलिंग की थी जिसको शुगर एप्पल भी बोलते हैं। ये 5 पौधे मतलब 5 बीज मैंने लगाए थे और करीब 1 महीने के बाद ये जर्मिनेट हुए। इसका बीज काफ़ी मोटा होता है और अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो वो गल भी जाता है, इसलिए कम पानी दें और 1 महीने के बाद इसकी सीडलिंग शुरू हुई थी। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए हैं और मैंने जो कैक्टस के 5 सीड लगाए थे उनमें से 3 जर्मिनेट हुए। 2 इसी गमले के अंदर लगे रहने दिए मैंने और एक को मैंने दूसरे कप के अंदर शिफ्ट कर दिया था। इसकी ग्रोथ अभी काफ़ी स्लो है क्योंकि मैंने जल्दी ही इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। कहते हैं बेबी सनरोज़ का पौधा गलना शुरू हो जाता है और उसके पत्ते भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। असल में इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और फुल धूप की ज़रूरत। इसको जितनी धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसको फूल भी उतने ही ज़्यादा लगेंगे। ये मेरे पास बेबी सनरोज़ का पौधा है जिसको वेरीगेटेड बोलते हैं, मतलब 2 रंगों वाला शेड, और इसको लाल रंग के फूल लगते हैं, लेकिन इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं जब मर्जी चाहें तो, लेकिन कटिंग को भी पानी बहुत ही कम देना है क्योंकि इनके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी रस मौजूद होता है और इसकी मिट्टी कंप्लीट ड्राई हो उसके बाद में ही हल्का सा पानी देना चाहिए, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये गल जाएगा। और डेवल्स बैकबोन की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। सर्दी के दिनों में इसके पत्ते असल में झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं। जैसे ही गर्मी के दिन लौट आते हैं तो ये दोबारा से
इनके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और जून और जुलाई और अगस्त के महीने तक ये फुली इतने पत्तों से भर जाएंगे कि ब्रांचेस नज़र ही नहीं आएंगी। और ये रहा मेरा रेड बेसिल। रेड बेसिल को दोबारा से फूल लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं इसके फूल को ज़्यादा कंप्लीट खिलने नहीं दूंगा। अगर इसको खिलने देता हूँ तो बाकी पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते इस टाइम ग्रीन लग रहे हैं क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर धूप भी आती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते रेड की बजाय ग्रीन होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये है रेड बेसिल ही। जैसे ही नीचे वाली साइड पर हम देखते हैं जहाँ पर फुल धूप नहीं आती वहाँ पर आपको रेड शेड भी मिल सकता है। इसलिए अगर आपके पास रेड बेसिल का पौधा हो तो घबराइएगा नहीं अगर उसके पत्ते ग्रीन होना शुरू हो जाएं, लेकिन उसकी वेन्स जो हैं अंदर से ट्यूब्स उसकी रेड ही रहती हैं। और एक्सोरा प्लांट को भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। एक्सोरा प्लांट को असल में रिच सोइल अच्छी लगती है। सर्दी के दिनों में इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और बर्निंग भी आ जाती है, जिस तरह के ये दिख रही है आपको। इसको आयरन की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। अगर आप NPK 20-20-20 हर 7 या 15 दिन के बाद इसको देते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो जैसे ही गर्मी के दिन लौट आते हैं तो इसको जगह जगह से नए नए गुच्छे लगना शुरू हो जाते हैं फूलों के, और इसके फूल खिल जाते हैं जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये मेरे पास थाई की वैरायटी है। लोकल एक्सोरा के प्लांट को लाल रंग के फूल लगते हैं, लेकिन इसको ऑरेंज कलर के। इसकी प्रूनिंग भी सर्दी के दिनों में की जाती है। दिसंबर के महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दे ताकि बाहर के दिन शुरू होने पर ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ में आएँ। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूलों के गुच्छे। और ये रहा रोज़मेरी का पौधा जो कि एक हर्बल प्लांट है, एज अ हर्बल प्लांट जिसको खाया भी जाता है। और अगर आपको नींद ना आ रही हो, कोई जहनी परेशानी हो, तो कहते हैं इसके 2-4 पत्ते लीजिए, अपने हाथों पर मसल लीजिए और अपने तकिए के ऊपर लगा दें। इसकी खुशबू ही ऐसी होगी कि आपको अच्छा लगेगा और आपको नींद आने लगेगी। लेकिन मैंने अभी इसको आजमा कर देखा नहीं है, अभी इसकी ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ। और एक जैस्मीन का पौधा और भी लाया हूँ मैं, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, कल आपको वो देखने में मिलेगी। इसको बोलते हैं स्टार जैस्मीन वेरीगेटेड। इसके पत्तों का शेड 2 रंगों में होता है, इसलिए इसको वेरीगेटेड बोलते हैं। अब इसकी तो नई नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं अब नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द ये बड़ी हो जाएगी और इसको फूल भी लगेंगे। अभी जो फूल लगे हुए थे वो झड़ गए हैं, क्योंकि जब पौधे को शिफ्ट किया जाता है दूसरे गमले के अंदर, जो फूल लगे हों वो इसके जल्दी ही झड़ जाते हैं, क्योंकि इसके फूल 1 या 2 दिन के लिए ही खिले रहते हैं। और साथ में रात की रानी की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है। ये देखिए इसको कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं फूलों के, जो कि नवंबर के महीने तक कंटिन्यूली फ्लावरिंग करते ही रहेंगे। इसके फूल रात के टाइम खिलते हैं और रात में ही खुशबू निकलती है। सुबह होते ही इसके फूल बंद हो जाते हैं और खुशबू भी ख़त्म। मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर पौधों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है अगर एक दिन भी इनको पानी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर फुल डे के लिए 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की धूप आती है। और गर्मी की धूप को आप समझ सकते हैं कितनी हीट हो सकती है। लेकिन इसके अंदर मोतिये का प्लांट खूब अच्छे से ग्रोथ करता है, और फ्रूट वाले प्लांट जितने भी हो उनको फुल धूप अच्छी लगती है, चाहे तो गर्मी की ही धूप क्यों ना हो। मोती के पत्ते खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं और ग्रीन भी रहते हैं, और इसको ज़्यादा बडिंग होती है और बहुत सारे फूलों के गुच्छे भी लग जाते हैं। और नाशपाती के पौधे को जो 2 नाशपातियाँ लगी थीं वो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन साइज़ उनका बहुत ही छोटा है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हैं, क्योंकि इसको मैंने लगाया हुआ है 12 इंच के गमले के अंदर, जो कि इसके लिए बहुत ही कम स्पेस है, क्योंकि ये एक दरख्त बन जाता है, इसलिए इसको ज़मीन की ज़रूरत होगी। बैंगन के पौधे भी हैं, उसको भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कुछ बैंगन लग भी रहे हैं। और साथ में मिर्ची के पौधे, बहुत सारे मिर्ची के पौधे मैंने बड़े किए। जब उसको फ्रूटिंग शुरू हुई तो मैंने सेल आउट कर दिए, और नई वैरायटी की मिर्चें भी मैं लेकर आया हूँ। इनको मैंने डस्टबिन के अंदर लगाया है, मतलब वो टोकरियाँ जिनके अंदर हम कूड़ा डालते हैं। ये टोकरी मुझे 20 रुपये की एक मिली, तो मैंने 12 टोकरियाँ लीं और 12 ही मिर्चों के पौधे लगा दिए। अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जब इनको मिर्चें लगेंगी तो ये अप शूट नहीं जाएंगी बल्कि डाउन शूट जाएंगी, मतलब नीचे वाली साइड पर गुच्छे लटकेंगे। SK22 को जो मिर्चें लगती हैं वो अप शूट लगती हैं, मतलब ऊपर वाली साइड पर गुच्छे लगते हैं। लेकिन ये वाली वैरायटी और है जिसका अभी मुझे नाम मालूम नहीं है। जब इसको फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी तब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और जो एडिनियम की फ्लावरिंग आपको मैंने दिखाई थी, अब तो वो मुरझाना शुरू भी हो चुकी है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये फूल कंप्लीट मुरझा रहे हैं। इनके अंदर से सीड मुझे नहीं लगता कि बन पाएंगे। कुछ दिनों के बाद मैं नींबू के पौधे के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कब इसको फ्लावरिंग होती है और क्यों झड़ जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है और कौन सी फ्लावरिंग नहीं झड़ेगी। और कुछ वेजिटेबल की सीडलिंग भी मैंने की थी, जिस तरह के ककड़ी। ये देखिए एक ककड़ी कितनी ही लंबी हो गई। आई थिंक ये 1.5 फुट इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी। अब इसको काटने का टाइम आ चुका है, इसको हम खा भी सकते हैं उतार कर। और साथ में मैंने करेला भी लगाया था। ये देखिए एक करेला कितना बड़ा हो गया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पीला हो जाएगा। वेजिटेबल गार्डनिंग हम गमलों के अंदर कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा रिजल्ट मिलता है हमें। जितनी हम उम्मीद लगाते हैं, जितने फूल लगते हैं पौधे को, उतना फ्रूटिंग नहीं होती, क्योंकि गमले की स्पेस के हिसाब से डिपेंड करता है।
और ये भी डिपेंड करता है कि ये पौधे क्लाइंबर नहीं होते, ये क्रीपर होते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर फैलने वाले। जितना ज़मीन के ऊपर ये फैलते रहेंगे वहाँ से उतनी ही रूटिंग भी शुरू होती रहेगी, क्योंकि जो ब्रांच मिट्टी के साथ टच रहेगी वहाँ से नीचे से रूटिंग शुरू हो जाती है और आगे वाले पौधे को वहीं से पावर मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए जितने भी फूल लगते हैं वो जड़ते नहीं हैं, वो खिल जाते हैं और उनके अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन गमले के अंदर लगाने के बाद हम उसको क्लाइंबर बना देते हैं, रस्सियों के साथ ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फूल तो बहुत लगते हैं लेकिन वो जड़ जाते हैं। सिर्फ 1% ही उसको फ्रूट लगता है। इसलिए वेजिटेबल गार्डनिंग करनी है आपने तो ऐसे पौधे ही घरों में लगाइए जो गमलों के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। ये ककड़ी का पौधा, ये खीरे का और वो करेले का, तीनों को मैंने 12 इंच के गमलों के अंदर ही लगाया हुआ है, लेकिन तर जल्दी ही लग गई। ये देखिए एक और तर भी लग रही है जो कि 10 से 15 दिन के अंदर और बड़ी हो जाएगी। वेजिटेबल के लिए आप 2 ही पौधे ज़्यादा घर में लगाया करें, मिर्ची के पौधे और टमाटर के पौधे हैं, जो कि मसाले के तौर पर किचन में यूज़ होते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन के अंदर इनको लगा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि ये बेलें ज़मीन के ऊपर ही फैलती रहें, ना कि हम इनको ऊपर चढ़ाएँ। ये भी बहुत सारी मिर्ची के पौधे हैं जो कि अब बड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने मुझसे हैंगिंग पॉट लिए हैं, जिन लोगों ने मुझसे स्ट्रिंगो बनाना के पौधे लिए हैं, वो घबराएं नहीं, क्योंकि ये परमानेंट पौधा होता है, ये जल्दी मरता नहीं है। बस गर्मी के दिन जैसे ही आए तो इनको शेडी एरिया में रख दें, जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, ना कि डायरेक्ट धूप, तो ये अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ गर्मी के दिनों पर। गर्मी के दिन आते ही मिट्टी रोज़ ब रोज़ सूखने लग जाती है, दिन में 2 मरतबा भी आपको पानी देना पड़ सकता है। इसलिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेजिटेबल प्लांट है तो उसको धूप में रहने दें, अगर फ्रूट वाले प्लांट है तो भी इसको धूप में रहने दें, लेकिन पानी आपको डेली बेस पर देना पड़ेगा। कंप्लीट मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। जो पौधे जिनको फूल लग चुके हैं या फ्रूट लग चुका है छोटे छोटे साइज़ का, तो उनकी मिट्टी कंप्लीट ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार भी उनकी मिट्टी ड्राई हो गई तो समझ आइए वो फूल जड़ जाएंगे और जो फ्रूट लगा है वो भी सूख जाएगा। गर्मी के दिनों में आप ग्रीन नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन नेट के अंदर फ्रूटिंग वाले प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करते, मतलब उनको फ्रूट नहीं लगता। फ्रूटिंग वाले प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, उनको फुल धूप की ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन हाउस प्लांट को गर्मी के दिनों में शेडी एरिया अच्छा लगेगा। सबसे आसान तरीका, जिस गमले के अंदर ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है और उसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, तो मिट्टी का लेवल कम कर दें ताकि ज़्यादा पानी उसके अंदर स्टोर रह सके। एक दिन में 1 मरतबा ही पानी इसके अंदर डाल दें और 24 घंटे के लिए वो मिट्टी नम रहेगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी फिल कर देने की वजह से पानी जल्दी ही सूख जाता है, क्योंकि पौधे की रूट्स को उतना पानी मिल ही नहीं पाता जितनी उसकी ज़रूरत है। और एक और एचिवेरिया प्लांट को मैंने बड़े गमले के अंदर लगा दिया है। अब इसको मैं बनाऊंगा मदर प्लांट, मतलब एक ऐसा पौधा जिसके साथ बहुत सारे बच्चे भी इसके लगेंगे। कुछ सैकुलेंट ऐसे भी हैं जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया था, लेकिन इसका राइट नेम क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये कैक्टस फैमिली से नहीं है, ये सैकुलेंट फैमिली से है, इसके कांटे नहीं होते। और ये रहा मिमोसा पीडी का, मतलब छुई मुई का पौधा। मैंने 5 बीज लगाए थे, जिनमें से 2 अच्छे से ग्रोथ में आए। छुई मुई के पौधे को फुल धूप अच्छी लगती है, तभी इसके पत्ते सही से खिलते हैं और ज़्यादा लंबे चौड़े भी होते हैं। इसलिए इनको फुल धूप में रखें और मिट्टी इनकी खुश्क ना होने दें। तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकती नहीं है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन सर्दी के दिनों में अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग का साइज़, मतलब फूल का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं तो इसके फूलों का साइज़ छोटा होने लगता है। इसको उतना ही पानी देना है जितनी इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और पौधा गलने लग जाता है। इसको कोई भी गर्मी के दिनों में खाद ना दें, लेकिन 20-20-20 NPK आप दे सकते हैं हर 15 दिन के बाद। पौधे को शेडी एरिया में रख दें। अगर चाहें तो अभी से आज के महीने में ही इसको प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर दें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता नई ग्रोथ बढ़ा सके और इसका जो मेन ट्रंक है, नीचे वाला जो तना होता है, वो मोटा और थिक हो सके, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है और ब्रांचेस मजबूत होती हैं और फ्लावरिंग भी उतनी ही होती है। ये मौसम अभी कोई भी कटिंग लगाने का नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप लगा सकते हैं किसी भी मौसम में। गर्मी के दिनों में सेकुलेंट और कैक्टस की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सेकुलेंट ऐसे भी होते हैं जो गर्मी के दिनों में ग्रोथ नहीं करते और वह मर जाते हैं। बाकी गुलाब के पौधे की कटिंग, जैस्मीन की, मतलब मोतिये के पौधे की कटिंग नहीं लगा सकते। जो मोटी कटिंग्स होती हैं जिस तरह हाइबिस्कस की कटिंग, ये भी इसी महीने में नहीं लगा सकते। ना अनार की कटिंग लगा सकते हैं, ना ही कड़ी पत्ते की आप कटिंग लगा सकते हैं इस महीने में। ये सारी की सारी कटिंग गर्मी शुरू होने से पहले लगाई जाती हैं या फिर बरसात के मौसम में। जुलाई के एंड से बरसात के दिन शुरू हो जाएंगे तो आप इन सभी की कटिंग्स लगा सकेंगे। आई थिंक इस महीने के लिए इतना काफ़ी है। अगले महीने में या उससे अगले महीने में मेरा कुछ और प्लान होगा यहाँ पर चेंजिंग करने का, जो कि मैं कंटिन्यूली 2 महीने से ही सोच रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। जब यहाँ पर स्टैंड बनवाऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरा गार्डन भी खूबसूरत दिखे और मेरे पास बीच में काफ़ी जगह भी बच जाए। मैं चाहता हूँ सेंटर में एक टेबल पड़ा हो और चेयर्स होने की वजह से आराम से बंदा बैठ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर तो चलने की जगह नहीं बचती। इसलिए मैं स्टैंड बनवाऊँगा, बहुत सारे पौधे वहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँगा ताकि जगह मेरे पास थोड़ी सी बच सके।
अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।